तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 128 से आगे सॉल्व करना था जो कल बाकी था, ठीक है। तो यहाँ पे द फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। तो जैसे कि हमने एनसीईआरटी में देखा था कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये है, यहाँ से अगर हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? 128 का फर्स्ट करेक्ट आंसर है ये। और अगर आप चाहो तो ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि आई एम इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ करके, ठीक। आगे देखते हैं, ये वही है, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि जैसे ये है फनल शेप्ड ओपनिंग, ये वाइडेस्ट सेक्शन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस। इस्थमस ये नैरोवर पार्ट है जो कनेक्ट करता है टू यूट्रस। अगला क्वेश्चन जो है वो ये था, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो एलियम, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बैगो, पॉलीगोनम। करेक्ट आंसर पॉलीगोनम है। और यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक बुक है, इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पॉलीगोनम डिटेल में दिया हुआ है, ठीक। तो पीडीएफ आपको मिलेगा तो एक बार आप रीड कर लेना। बाकी के जो ऑप्शंस थे जैसे एलियम बाइस्पोरिक है, फ्रिटिलेरिया बाइस्पोरिक है, ये भी बाइस्पोरिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा नेस्टिक मूवमेंट शो नहीं करता? तो फाइटोनेस्टी, सीस्मोनेस्टी, थिग्मो और या फिर निक्टिनेस्टी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? फाइटो करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि ये जो है रिस्पॉन्स टू वाइब्रेशन, ये रिस्पॉन्स टू टच और ये रिस्पॉन्स टू लाइट या फिर डार्क साइकिल्स, ठीक। इनकरेक्ट क्यों है फाइटोनेस्टी? क्योंकि इट रिफर्स टू ग्रोथ या फिर कोई डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स, नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, ठीक। बाकी यहाँ पे एक चार्ट है, इसको आप पढ़ लेना। ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट के बीच में डिफरेंस दिया है अच्छे से। जो एग्जाम्पल हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये है ट्रॉपिक का, जैसे जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, थर्मोट्रॉपिक एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट है। नेस्टिक की बात करी जाए तो इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे कि सीज्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक एक्सेट्रा। तो एक बार देख लेना। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि in which of the following taxonomic term may be substituted for any of the terms, any of the others। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? सब्सटीट्यूटेड पूछा है तो ऑर्डर, टैक्सॉन, स्पीशीज या फिर क्लास। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो 131 का टैक्सॉन आएगा। टैक्सॉन एक जनरल टर्म है, किसी भी रैंक को रेफर करता है, ठीक, इसीलिए थोड़ा सा इसी को हम लेंगे। बाकी जो दिया हुआ है वो सब कुछ इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे। ऑर्डर एक स्पेसिफिक रैंक होता है, आप सब जानते होंगे, और स्पीशीज बेसिक यूनिट है और क्लास हायर रैंक है स्पीशीज से। टैक्सॉन मोस्ट जनरल टर्म है जिसको हम बोलेंगे कि ये सब्सटीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, एपीजियल जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कैस्टर, पी, मैंगो या फिर ग्राउंडनट। तो कैस्टर करेक्ट आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। एपीजियल क्या है? एपीजियल इज व्हेन द कॉटिलेडन्स इमर्ज एबव द ग्राउंड। ये एबव वाला आपका कीवर्ड है, इसको याद रखना, कई बार डेफिनेशन में पूछ लेते हैं। और तो बाकी के जो ऑप्शंस दिए हैं वो इनकरेक्ट क्यों है? जैसे कि पी है तो ये जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन को एग्जिबिट करता है, बिलो द सर्फेस बोलेंगे। मैंगो ये भी हाइपोजियल है, ग्राउंडनट ये भी हाइपोजियल है, इसीलिए इनकरेक्ट है। ये दिया हुआ है, एपीजियल का एग्जांपल है ये, सनफ्लावर हाइपोजियल का ये है, तो इसको आप देख लेना। टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एन आर्की, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फंगी या फिर प्लांट। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आर्की करेक्ट आंसर है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि टैग पॉलीमरेज जो है हीट स्टेबल एंजाइम है जो पीसीआर में इस्तेमाल किया जाता है और बैक्टीरियम से ऑब्टेन होता है। वही यहाँ लिखा हुआ, थर्मस एक्वाटिकस एक आर्की है, थ्राइव इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कीवर्ड है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स एक्सेट्रा। बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं? जैसे कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, तो इससे नहीं आएगा। फंगी इससे डिराइव नहीं होता है, प्लांट इससे डिराइव ऑब्टेन नहीं किया जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर इनमें से किसको बोलेंगे? इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, लाइएज, लाइकेज, रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस या फिर ओपाइंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। बाकी जो दिया है जैसे कि लाइएज की बात करी जाए तो ये एंजाइम है, ब्रेक करता है केमिकल बॉन्ड को
उसके बाद लाइगेज है, तो लाइगेज एंजाइम है, ये जो है इन्वॉल्व होता है इन ज्वाइनिंग टू डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर, कट करने के लिए नहीं, नॉट कटिंग। ओपाइंस ये कंपाउंड है प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन्फेक्टेड विद एग्रोबैक्टीरियम, तो ये एंजाइम्स नहीं है, डू नॉट फंक्शन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा है वो ये लिखा है कि द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। फिर आगे लिखा था डैश बना के कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करके हेडिंग दिया था पूरा कि 1963 में 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated and one of these added methyl group to DNA while the other cut DNA. Later इसको बोला गया restriction endonuclease। तो उसी से ये क्वेश्चन बना होगा। 135 वाला क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बायोजियोकेमिकल साइकिल गिवन बिलो, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनियम टू नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्रोजन। उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड हैं वही यहाँ पे ABCD करके लिखा है, नाइट्रोसोमोनास, नॉस्टक, सूडोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, आगे पीछे करके बाकी के ऑप्शंस में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसका अगर आपको फैक्चुअल डेटा पता है तो ये आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसको एक टेबल बना के मैंने लिख दिया है, PDF में आपको मिल जाएगा, देख लेते हैं। ये है प्रोसेस, ये है रिएक्शन, ये है ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, नॉस्टक, डीनाइट्रिफिकेशन में सूडोमोनास और पैराकॉकस। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो ये लिखा है NO2, NO3, NH4, NO2, तो NO2, NO3 अगर आप देखते हो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर लिखा है और NH4, NO2 यहाँ पे लिखा है नाइट्रोसोमोनास। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है, ये जो है फोर्थ, NO2, NO3, नाइट्रोबैक्टर, NH4, NO2 वाला ये नाइट्रोसोमोनास। ठीक, ये चार्ट याद कर लेना आप, काफ़ी रिपीटेड PYQ में आता है। ठीक, उसके बाद वही यहाँ पे अलग से लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन वगैरह और इनके एग्जांपल्स। ये नाइट्रोजन साइकिल का एक फ्लो चार्ट मिला तो ऐसे इंक्लूड कर दिया, एक बार देख लेना, काफ़ी सुंदर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज रिब्स आर नोन एज वर्टिब्रोकॉन्डल रिब्स। तो 8, 9, 10, 1 to 7, 11, 12 या फिर 5 to 7। तो इसका जो एक फैक्चुअल सा डेटा है आपसे पूछा है, फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा 136 का। और यहाँ पे जो NCERT की लाइन है वो ये है कि 8, 9, 10 pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage। इन्हीं को बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल यानी कि फॉल्स रिब्स। वही यहाँ पे आपसे पूछा है 8, 9, 10 करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पे लिखा है कि ये भी PYQ है कि 24 रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। तो एक बार एक एग्जाम में ऑप्शन में लिखा था कि 24 पेयर्स होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रू रिब्स कहाँ से कहाँ तक है ये, और फॉल्स कहाँ से कहाँ तक है। फ्लोटिंग रिब्स काफ़ी रिपीटेड है, 11, 12 होता है। और बाकी के जो ऑप्शंस लिखे थे जैसे कि 1 to 7, इसमें क्या एक्सप्लेन करना। दीज रिब्स आर कॉल्ड ये ट्रू रिब्स, और 11 and 12 जैसे कि मैंने आपसे कहा भी फ्लोटिंग रिब्स में आता है, और 5 to 7 अगेन वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स में आता है। ठीक, ये क्वेश्चन है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 0.002, 0.20, 0.02 या फिर 2। करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, इसी को डिफाइन करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो रेशियो होता है GFR और RPF का। GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। RPF क्या है, रेनल प्लाज्मा फ्लो। ये इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच प्लाज्मा इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी। हेल्दी पर्सन में एक फैक्चुअल डेटा है, चाहो तो याद भी कर सकते हो आप, 20%। तो लगभग फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 0.2 के आसपास आएगा। ठीक, बाकी जो GFR है वो जो है इज़ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड पर मिनट इन किडनी, टिपिकली 125 ml पर मिनट के आसपास होता है। RPF लगभग इतना होता है। ठीक, और इसीलिए अगर हम एक कैलकुलेशन करते हैं 125 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 100 तो लगभग 20% के आसपास आएगा, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हाँ 0.2 के आसपास आएगा। वही यहाँ एक फ्लो चार्ट के तरीके से एक जगह मिला तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, देख लेना आप। ठीक, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, तो उसमें करेक्ट आंसर क्या था, तो 137 करेक्ट आंसर है ये 20% का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 138। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेस इन ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम आउटर टू इनर। तो
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा 138 का। तो ये जो है फर्स्ट ही करेक्ट है। अगर इनर टू आउटर आपने अगर ऐसे ट्रिक बना के याद किया था, पैड इसका अच्छा ट्रिक है, काफ़ी मतलब सब लोग ज़्यादातर लोग यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं इनर टू आउटर के लिए, पैड। तो याद रह जाता है P फॉर पिया मैटर, A फॉर एरेकनॉइड, D फॉर ड्यूरा मैटर। इसी का उल्टा पूछा है आउटर टू इनर, तो इसीलिए पहला डैप सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है कि द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल meninges कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर जिसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर, अ वेरी थिन मिडिल लेयर जिसको बोलेंगे एरेकनॉइड, और इनर लेयर को बोला गया है कि पिया मैटर। तो यहाँ पे इनर सबसे लास्ट में था तो इसीलिए पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे ये एक डायग्राम है, ये तो सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर, फिर एरेकनॉइड मिडिल है और ये इनर है, तो ड्यूरा सबसे आउटर है। ठीक, वही यहाँ ट्रिक बना के, और ये भी है कि डोंट आस्क पीपल, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, जो उल्टा है वो, और सीधा जो इनर टू आउटर है वो तो पैड रहेगा ही रहेगा, इसको ईजिली आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स ऑफ जीनोबायोटिक्स इज एसोसिएटेड विद विच बैक्टीरिया। तो सूडोमोनास और फ्लैवोबैक्टीरियम, यहाँ पे दोनों ही सही है, तो इसीलिए बोथ करेक्ट आंसर है। ये वैसे क्वेश्चंस थे जो कि बोल सकते हैं कि थोड़े से टफ में आएंगे। ठीक, तो डिटेल में यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं, जैसे सीडोमोनास, कुछ एक्स्ट्रा मैंने इंक्लूड कर दिए थे, आप पीडीएफ में देख लेना, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। इस फिंगोमोनास आपको इजीली किसी बुक में नहीं मिलेगा, और बहुत सारे नाम थे तो एक जगह लिख दिया है इसको। ठीक, दोनों ही जो बैक्टीरिया हैं ये कैपेबल होते हैं बायोडिग्रेडिंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स विच आर जीनोबायोटिक्स, मतलब कि फॉरेन कंपाउंड्स नॉट नेचुरली फाउंड इन द बॉडी। और यही बैक्टीरिया क्या करता है कि कैन ब्रेक डाउन द टॉक्सिक सब्सटेंसेज जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह, दूसरे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वगैरह। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है जो इस्तेमाल करी जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? रेपिटेटिव डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स वीएनटीआर, और सभी के सभी ऑप्शंस। तो यहाँ पे 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शंस। अगर ठीक ठीक से आपने पढ़ाई करी है तो पता होगा आपको। ठीक, वही यहाँ लिखा है रेपिटेटिव डीएनए, ये सीक्वेंसेस, दीज आर द सीक्वेंसेस दैट रिपीट मल्टीपल टाइम्स इन द जीनोम, और इनके पैटर्न्स काफ़ी यूनिक हो सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। और पॉलीमॉर्फिज्म, नाम से ही लग रहा होगा कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दीज आर द वेरिएशंस इन द डीएनए सीक्वेंस जिनका हम यूज़ कर सकते हैं ताकि अलग अलग इंडिविजुअल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक, और वीएनटीआर की बात करी जाए तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस था डीएनए का, और अगेन लेंथ में वेरी करता है। ठीक, और जेनेटिक डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेप्स दिया है पीवाई के, एक बार देख लेना। स्टेप्स इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब वही डीएनए सैंपल, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, फिर क्लीवेज आरई के द्वारा, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स, फिर सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होती है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी टू ऑब्टेन डीएनए बैंड्स, फिर उसके बाद हम विजुलाइज करते हैं। ठीक, अगला 141, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं फिर खत्म। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? फाइलेरियल वर्म इज अ ड्रीडेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। सिस्टी सर्कस, ध्यान रहे सिस्टी सर्कस वाला जो लावा से एक क्वेश्चन था, ये पहले से ही एचटेट पीजीटी में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए पीवाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 2023 का पेपर है। डेवलप इन अडल्ट टेप वर्म, यहाँ पे टी होना चाहिए था, टेप वर्म इनसाइड सेकेंडरी होस्ट बॉडी। उसके बाद स्पोरोजोइट ऑफ द प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट होगा, ई होगा। मैन थ्रू लिवर सेल्स फर्स्ट। उसके बाद बेडबग्स ट्रांसमिट प्लेग, टाइफाइड या फिर टीबी। तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, वही बता दो। तो सबसे पहले हम सभी स्टेटमेंट को देखेंगे, जैसे कि पहला लिखा है 1 and 3 इनकरेक्ट। 1 क्या है? फाइलेरियल वर्म्स अफेक्ट ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ, करेक्ट है। और स्पोरोजोइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट इन्फेक्ट लिवर सेल्स इन ह्यूमन, तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो गए। हमसे पूछा था इनकरेक्ट। फिर यहाँ पे जो दूसरा था वो ये कि 1 और 2 लिखा है, तो पहला क्या है? फाइलेरियल वर्म्स अफेक्ट ब्लड एंड लिम्फ, और सेकंड क्या है कि सिस्टी सर्कस डेवलप्स इन प्राइमरी होस्ट इन ह्यूमंस नॉट सेकेंडरी, तो इसमें प्राइमरी लिखा था इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट का पेयर पूछा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टी सर्कस डेवलप्स इन द प्राइमरी होस्ट नॉट इन द सेकेंडरी होस्ट, बेडबग्स डू नॉट ट्रांसमिट प्लेग, टाइफाइड एंड टीबी, तो यहाँ पे ये दोनों ही इनकरेक्ट हो गए, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्या है? स्पोरोजोइट्स इन्फेक्ट लिवर सेल्स फर्स्ट इन द प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, और यहाँ पे ये दिया हुआ है
बेड बग्स, ये तो करेक्ट था, लेकिन ये क्या लिखा है, बेड बग्स ट्रांसमिट प्लेग, ये सब नहीं करता है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट का पेयर पूछा था, तो इसीलिए जो 141 है उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, 2 और 4। यहाँ पे टेप वॉर्म है, इसको याद रखना, और ये इन्फेक्ट है, इनफैक्ट नहीं है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज ग्लॉसोफैरेंजियल इन मैमल्स, तो 9, 10, 5 या फिर 12, तो 9th सही है, ये आप देखोगे, ये देखें, ये ग्लॉसोफैरेंजियल 9th। उसके बाद यहाँ पे बाकी सब दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट ओल्फैक्ट्री, ये सेकंड ऑक्यूलोमोटर, और ये थर्ड मतलब, और सेकंड ऑप्टिक, फोर्थ ट्रॉक्लियर, 5 ट्राइजेमिनल, और ये सब 6, 7, 8। तो एक बार आप जैसे 10th वेगस, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था कि 10, 5 और 12, तो ये है 10, ये 10 है, ये 5 है ट्राइजेमिनल, और 12 ये है हाइपोग्लॉसल, ठीक। इसीलिए बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल में एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा था कि ये क्रेनियल और फेशियल्स दैट टोटल 22 बोन्स के आसपास होते हैं, और ये सब उतना अच्छे से नहीं दिया है, ठीक। बाकी पीडीएफ में ये तो रहेगा ही, ये जो डायग्राम है, तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार देखना, और इसको ये अलग से एक जगह चार्ट मिला, तो कई बार ना ये भी पूछते हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स तो पूछते ही हैं, साथ में लोकेशन बता दो, टाइप कौन सा है, मतलब एक पीजीटी टीजीटी में काफ़ी बार पूछते हैं कि सेंसरी है कि मोटर है या मिक्स्ड है, तो इसको थोड़ा एक बार देख लेना, और फंक्शन, ठीक। उसके बाद ये रिपीटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है। पीवाईक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, तो एनसीईआरटी में दिया है बंगाल कैट, ग्राम और मॉनिटर, ये सब एलिमिनेट अगर करते हैं तो यही बचेगा, आइकॉर्निया क्रासिप्स। ये जो है एनसीईआरटी में इन्वायरमेंटल इश्यूज का जो चैप्टर है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आइकॉर्निया क्रासिप्स द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड, ऑल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। ये ग्रो करता है अबंडेंटली इन द यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज एंड लीड टू इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स, ठीक। बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप देख लेना, उसमें एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक। इनमें से कौन सा नॉट ट्रू है, तो नॉट को सर्कल बनाएंगे। जेनेटिक कोड के बारे में है, तो सबसे पहले लिखा है कि अनएम्बिग्यूअस है, डीजेनरेट, इट इज़ रेड इन कंटिग्यूअस फैशन, इट इज़ यूनिवर्सल। तो इसके बाद हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, कि द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक। तो क्या लिखा है, द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, हेंस द फंक्शन इज स्टॉप कोडॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा है कि कुछ अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन, ये सेकंड लाइन है कि कुछ अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट, इसको हाईलाइट भी कर दिया है। द कोडॉन इज रेड इन mRNA इन अ कंटिग्यूअस फैशन, तो यही जो कीवर्ड था आपके ऑप्शन में भी लिखा हुआ था। दीज आर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, लगातार पढ़ते रहना ऐसे। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, ये कीवर्ड मिल गया, लिखा हुआ था नॉट पूछा है, ये भी मिल गया, ठीक, और ये भी मिल गया, लिखा है इट इज़ यूनिवर्सल। तो वहाँ पे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो आपको लगेगा यूनिवर्सल तो लिखा था एनसीईआरटी में, तो आप टिक करके चले आओगे, जो कि इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि आप इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, मतलब कि 100% नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, ट्रिपल यू वुड कोड फॉर फेनिल एलिनीन, सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स, और कुछ प्रोटोजोन्स में, ठीक। और बाकी आगे लिखा हुआ है कि AUG डुअल फंक्शन के तरीके से काम करता है, कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन का ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो 4th है वही इनकरेक्ट है, और यही ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे बाकी के जो स्टेटमेंट्स दिए थे, जैसे कि अनएम्बिगुअस, ईच कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली 1 अमीनो एसिड, डीजेनरेट, मल्टीपल कोडॉन्स कैन एनकोड द सेम अमीनो एसिड, और रेड इन कंटिग्यूअस फैशन, मतलब ये कि बिना किसी गैप के, ठीक। ये क्वेश्चन है
जैसे होता है ना कि पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस आप पढ़ के गए हो एनसीईआरटी से, लेकिन उसके बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, इस तरह के क्वेश्चन है ये। तो विलमॉट्स बबलर इज़ यूज्ड फॉर, तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट ठीक से किया होगा तो आपको याद होगा, ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट, फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट, प्लांट ग्रोथ स्टडीज एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट, जो हाइड्रिला वाला है ये यहाँ पे। लेकिन ये लिखा हुआ है ना कि एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन बाय विलमॉट बबलर। लेकिन हमें एक एस्पिरेंट के तौर पे ये भी देखना पड़ेगा ना, मतलब आपको कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। क्लास 11th बॉटनी, उसी का मटेरियल है। लिखा हुआ है कि विलमॉट बबलर एक्सपेरिमेंट, एम क्या है इसको आप पढ़ोगे तो लिखा है कि टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय विलमॉट बबलर। ये कीवर्ड था और ये कीवर्ड था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक, तो इसमें करते क्या है, इसका मेरे पास 1-2 मिनट का वीडियो है, उसको मैं आपको सेंड कर दूंगी। एनिमेशन है, बहुत सुंदर है, देखोगे इजीली समझ आ जाएगा। मतलब वही है कि प्लांट रखते हैं, उसके बाद इसको ट्यूब से ऐसे कवर कर देते हैं, तो यहाँ पे सनलाइट की वजह से धीरे धीरे करके यहाँ पे बबल्स दिखने लग जाते हैं, और इससे पता चलता है कि हाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक, प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे तो करना क्या है, एक क्वेश्चन मिला ना जो क्लास 11th बॉटनी प्रैक्टिकल, तो ज़्यादा नहीं है। जो 2024 के एस्पिरेंट होंगे एचटेट पीजीटी वाले, तो मेरे पास पीडीएफ है किसका, 11 बॉटनी और जूलॉजी, 12 बॉटनी और जूलॉजी, इनका जो प्रैक्टिकल का वो है, वो एक बार एक नज़र आपको देखना है पीडीएफ। उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम फिर से प्रैक्टिकल से उठा के कोई क्वेश्चन बनाते हैं, तो एटलीस्ट आपका वो एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, और उसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। जैसे अगर किसी ने मान लो कि एक बार ऐसे एक सरसरी नज़र से देखा होता, तो ये एक कीवर्ड था, इजीली ये याद रह जाता कि हाँ फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता। तो इस पीडीएफ के साथ में वो 4 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जो 2024 के एस्पिरेंट्स होंगे, एक बार उनको देख लेना, उन पीडीएफ को एक बार ऐसे पढ़ लेना, रटना नहीं है उसको, बस एक बार ऐसे देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ मॉस डिफर्स फ्रॉम फर्न इन हैविंग, तो कीवर्ड यहाँ पे मॉस है। पहले ये डिफर करता है फर्न से क्योंकि इसके पास है अ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, मोटाइल मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, एक डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि टेरिडोफाइट्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि हॉर्सटेल्स, फर्न्स वगैरह। फिर एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि मॉसेस स्पोरोफाइट्स इज नॉट फ्री लिविंग बट attached to photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. Predominant stage of life cycle of mosses is gametophyte. उसके बाद लिखा है कि स्पोरोफाइट मॉसेस में ज़्यादा इलेबोरेट होता है दैन लिवरवर्ट्स। तो वही यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉसेस के पास एक डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। ठीक, लेकिन जो फर्न है उनके पास इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। तो यही एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जो बाकी के ऑप्शंस दिए हुए थे, जैसे एक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, यानी कि दोनों ही मॉसेस और फर्न के पास होता है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट स्टेज। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, दोनों ही मॉसेस और फर्न्स शो करते हैं ऑल्टरनेशन मतलब चेंज ऑफ जनरेशंस, सो कॉमन है दोनों में। मोटाइल मतलब मूविंग, मोटाइल मेल गैमेट्स दोनों में ही देखने मिलता है। ठीक, स्विम टू अगेन फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 147, यहाँ पे क्वेश्चन इकोलॉजी से आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, को सबसे पहले कीवर्ड है हमारा डॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीशीज। तो बोल रहा है कि इसको ना अगर हम नहीं जानते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हो, आपको नहीं पता हॉल में, तो आप इंटेलिजेंट गेस कर सकते थे कैसे, द प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, तो पेरेंटल केयर हो ही नहीं सकता है। जैसे ये है, अब यहाँ पे दो पॉपुलेशन को हम एक तरीके से कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि करीब करीब 100 हैं एक बार में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेट्स से 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे पेरेंटल केयर अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज क्विकली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्वाइवल रेट कम है, तो पेरेंटल केयर नहीं हो सकता है। तो नॉट पूछा था, तो हमारा कैसे हो जाएगा, ये पेरेंटल केयर नहीं होगा। वही यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, और पेरेंटल केयर के सिलेक्टेड स्पीशीज से एसोसिएटेड है। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार पूछा है तो आर पूछा है, नेक्स्ट टाइम आर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम के भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज हाई इनमें लो होता है, डेवलपमेंट इनमें रैपिड स्लो होता है, रिप्रोडक्टिव रेट इनमें हाई और लो होता है, रिप्रोडक्टिव एज अर्ली और लेट होता है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज अर्ली है, इसीलिए यहाँ पे आप इसी एक चीज़ को पकड़ के सारे चार्ट याद कर सकते हो। मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा कि
कंपटीशन वीक होता है, ठीक। और बाकी चीज़ें हैं, देख लेना। और कर्व याद रखना है, यहाँ पे लो मोर्टेलिटी ऑफ यंग टाइप 1 होता है, यहाँ पे टाइप 3 होता है। सर्वाइवरशिप कर्व, ये कर्व अलग से लिख दिया था यहाँ पे, अच्छा लगा तो इंक्लूड कर दिया, पूछ सकते हैं कभी, ठीक। जैसे टाइप 1 में क्या है कि कॉन्वेक्स कर्व बनता है, टाइप 2 में डायगोनल कर्व बनता है, टाइप 3 में कॉन्केव कर्व बनता है। तीनों कर्व आपको याद होने चाहिए, ठीक। टाइप 1 में क्या है कि ह्यूमंस आते हैं, मतलब कि हाई सर्वाइवरशिप होता है और ज़्यादातर लोग मेच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल एलिफेंट्स, ह्यूमंस, मैमल्स एक्सेट्रा, के सिलेक्टेड स्पीशीज टिपिकल होते हैं। टाइप 2 की बात करी जाए तो मतलब कि कांस्टेंट लॉस, इंडिपेंडेंट एज, बर्ड्स, रोडेंट्स, हाइड्रा, पेरेनियल प्लांट्स। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 यहाँ पे कि जैसे अर्ली लॉस होता है, लो मोर्टेलिटी आफ्टर मेच्योरिटी, और यहाँ पे आर सिलेक्टेड स्पीशीज जैसे कि ऑयस्टर्स, स्मॉल फिशेस और ट्रीज। तो यहाँ पे टाइप 3 कॉन्केव कर्व आता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू कौन कौन सा शेप है इनका और कौन कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ग्राफ एक बार देख लेना। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यहाँ पे क्या है कि सिट्रिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल पूछा है। SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, सक्सिनेट से फ्यूमरेट तक, मैलेट से ऑक्जेलोएसिटेट तक, सक्सिनिल CoA से सक्सिनेट तक, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट तक। तो NCERT की लाइन दी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है कि रिमेनिंग स्टेप्स में सक्सिनिल CoA is oxidized to OAA, allowing the cycle to continue during the conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP synthesized, इसी को बोलेंगे SLP। उसके बाद यहाँ पे उतना डिटेल नहीं दिया है। ये है साइकिल, यहाँ पे आप देखोगे तो ये है सक्सिनिल CoA और यहाँ से सक्सिनेट, तो यहाँ पे आप देखोगे 5 एंजाइम का नाम दिया हुआ है सक्सिनिल CoA सिंथेटेज। तो साइकिल आपको रटा होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा था कि SLP, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का, ठीक। सक्सिनिल CoA से सक्सिनेट, वही यहाँ पे थियरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे ये SLP, तो सक्सिनिल CoA से सक्सिनेट और इसमें GTP आएगा। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है और ये सब एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसे दे सकते हैं ना, कॉलम 1 कॉलम 2 एंजाइम्स मैच करा दो, ठीक। पहले से प्रिपेयर रहोगे तो बेटर रहेगा। अगला है कि ऑड बता दो, ऑड राइबोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो यहाँ पे जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, उसको आप एक बार देख लो। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाई में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और पॉली में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो एग्जाम्पल्स आपको निमोनिक्स बना के याद करने होंगे, ठीक। मोनोसैकेराइड्स में यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसैकेराइड्स में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ये NCERT की लाइन है, एक बार देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है डाइसैकेराइड्स, ये disaccharides can be hydrolyzed to yield their constituent monosaccharides by boiling with dilute acid. Hydrolysis of sucrose yields a mixture of glucose and fructose, ठीक। तो ये जो है डाइसैकेराइड में आएगा, बाकी सब मोनो है, इसीलिए जो 149 है उसका ऑफिशियल आंसर की में भी सेकंड दिया है सुक्रोज, ठीक। बाकी वही यहाँ लिखा हुआ है। ये एक चार्ट मिला, देख लेना, कभी पूछ सकते हैं। मतलब नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, स्टार्च के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, और पॉलीओल्स अजीब सा है तो पूछ सकते हैं, सॉर्बिटॉल एटसेट्रा। मोनो और डाई का एग्जांपल देख लेना एक बार, ठीक। फिर आते हैं ये आता है कई बार एग्जाम में, पूछा भी जा चुका है मल्टीपल एग्जाम्स में, कि मैच कराने देते हैं। मतलब कॉलम 1 में लिखा होगा लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, कॉलम 2 में लिखा होगा ना ये जो है प्लस वाले, इनको मैच करा दो। तो एक चीज़ है, आप G और F तो गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड, और सुक्रोज तो मतलब कि जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं वो लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, ठीक। ऐसे एक ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो कि सुक्रोज और GF, ठीक, ताकि याद रहे, एक याद रहेगा। दूसरा ये है कि माल्टोज याद हो जाना चाहिए क्योंकि ग्लूकोज सेम है, तो इसमें कुछ अनोखा नहीं है याद करने को। फिर बचता है कि लैक्टोज, तो उसको आप ग्लू और गैल तो गूगल करके याद कर सकते हो, गूगल, ताकि याद रहे, ठीक। उसके बाद वही यहाँ अलग से लिखा हुआ है, ऐसे ही आता है मैच कराने को। 150th लास्ट क्वेश्चन है कि द फिनोमेना इन विच अ सिंगल जीन
में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, क्या बोलेंगे उसको? मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी, मोजाइसिज्म, पॉलीजेनी। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। ठीक, तो ये एनसीईआरटी है। यहाँ पे ना, तो यहाँ पे प्लियोट्रॉपी हेडिंग है और यहाँ पे आप देखोगे लिखा है कि we have so far seen the effect of a gene on a single phenotype of a trait. There are however instances जहाँ पे a single gene can show, exhibit मतलब show multiple phenotypic expression, जैसे कि such gene is called as pleiotropic gene। एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है फेनिलकीटोन्यूरिया, काफ़ी रिपीटेड एग्जांपल है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि द फिनोमेना इन विच सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन के तौर पे है और ये टीजीटी यूपी में पूछा जा चुका है। ठीक, इसीलिए सेकंड सही होगा। बाकी के जो ऑप्शंस दिए हुए सेकंड मतलब मल्टीपल एलिलिज्म, मोजाइसिज्म, पॉलीजेनी, इनको एक बार देख लेते हैं, इसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। यहाँ पे ना जो डाउन सिंड्रोम है उससे पूछा है, तो उसके टाइप्स देख लो, जैसे ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन और मोजाइसिज्म। तो मोजाइसिज्म आपने देखा यहाँ पे ये लिखा है ना, ये नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं ये क्या लिखा है, मोजाइसिज्म। ठीक, तो थोड़ा इनको डिटेल में देख लेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म। मल्टीपल एलिलिज्म करेक्ट नहीं है, क्योंकि इट रिफर्स टू अ जीन हैविंग मोर देन 2 एलील्स इन अ पॉपुलेशन, नॉट द फिनोमेना ऑफ वन जीन अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट्स। प्लियोट्रॉपिक करेक्ट है, क्यों है? हमने ऊपर अभी देखा कि एक सिंगल जीन कॉजेज मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ट्रेट्स। तो यहाँ पे इसका अच्छा एग्जाम्पल ऊपर लिखा था फेनिलकीटोन्यूरिया, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मोजाइसिज्म इनकरेक्ट है, क्योंकि इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट जेनेटिक सेल्स, नॉट अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट्स। तो डिफरेंट जेनेटिक सेल्स ये कीवर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और पॉलीजेनी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इट रिफर्स टू मल्टीपल जीन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सिंगल ट्रेट, तो ये पॉलीजेनी होता है। ठीक, तो ये कुछ जो जेनेटिक डिफेक्ट वाला पार्ट है आपका, उसका मैंने पहले से ही आपको एक पीडीएफ दिया हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा सिंड्रोम डिजीजेस वगैरह मिले तो मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम से पूछें, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो डिफेक्ट वाला पार्ट है डिजीज़ वाले, वहाँ से हर साल एक अजीब अजीब से क्वेश्चन लेके आते हैं, ऑप्शंस में लिखे होंगे या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। तो ये एक सिंड्रोम है, ये एक सिंड्रोम है, नूनान सिंड्रोम, बच्चों में होता है, और न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस सिंड्रोम। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो डाउन सिंड्रोम है ना, वो मतलब जो सिंड्रोम वाला पार्ट है ये फेवरेट होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ वाला पार्ट। तो यहाँ पे टेस्ट है, बार्ट टेस्ट, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रिपल टेस्ट इसी को बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज कैटरिंग टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज बार्ट टेस्ट। 4 नाम है, 4 नाम याद रखना होगा। क्या मेजर करता है? लेवल्स ऑफ अल्फा फेटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल UE3 मदर्स ब्लड में। पर्पस क्या है? अगेन टू आइडेंटिफाई प्रेगनेंसीज विद अ हायर रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, याद रखना है। ठीक, ये है ट्रिपल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट। इसमें क्या किया जाता है? पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिसऑर्डर इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट में। डाउन सिंड्रोम होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रिस्क होता है, और एडवर्ड सिंड्रोम, इसका मैंने डिटेल आपको दिया हुआ है रिस्क। ठीक, ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन मुझे मिला, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लें, क्योंकि डाउन सिंड्रोम से ही रिलेटेड है। ये चार्ट है, देख लेना, पेरेंट्स, गैमेट्स और ऑफस्प्रिंग कैसे इन्फेक्ट करता है। काम का क्या है? काम का ये है कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है दैट कैन कॉज डाउन सिंड्रोम, और इट ऑकर्स व्हेन द लॉन्ग आर्म्स ऑफ 2 क्रोमोसोम्स फ्यूज टुगेदर। कैसे होता है एक बार ऐसे देख लेना, पूछेंगे तो नहीं। ठीक, जैसे कि लॉन्ग आर्म्स 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के यूजुअली 14 या 21 ब्रेक एंड फ्यूज टुगेदर। क्या इफेक्ट करता है? वही बेबी हैज़ 3 कॉपीज ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 21 इंस्टेड ऑफ 2, ये कीवर्ड था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है ये ट्राइसोमी 13 भी कॉज कर सकता है डाउन सिंड्रोम के साथ साथ, तो दोनों याद रखना है। और 13 का मतलब ये हो गया कि पटाउ सिंड्रोम। ठीक, ये एक डिजीज़ है कि हिर्शस्प्रंग डिजीज़, याद रखना है कि ये क्या करता है, बस इतना याद रखना। ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलन, कॉलन को ब्लॉक करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ना एक और डिजीज़ था, वो है सीलियक डिजीज़। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और ये और ग्लूटेन इंटॉलरेंस दोनों अलग अलग होते, सेम नहीं होते, देख लेना आप। ठीक,
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पर्सन विद दिस डिजीज इज सेड टू हैव एन इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव प्रोसेस। कुछ कॉमन सिम्टम्स वगैरह दिए हुए हैं जैसे कि एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा, काम के नहीं है, लेकिन ये देख लेना एक बार डायग्नोस कैसे होते हैं, एंडोस्कोपी और HLA टाइपिंग, ठीक। क्योंकि डिजीज़ कहीं से कुछ भी पूछते हैं। एक FISH टेक्निक है, फिश बोल लो, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया है। प्लस ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को स्टडी करता है। तो ये लिखा है कि लैब टेक्निक है दैट यूजेस DNA प्रोब्स टू आइडेंटिफाई मैप जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। स्टडी करता है एबनॉर्मेलिटीज़ को, उसके बाद और जेनेटिक म्यूटेशंस को। उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो लिखा है कि कैंसर डायग्नोसिस में, प्रीनेटल टेस्टिंग में, रिसर्च में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ठीक। और फिश वाली टेक्निक ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे एज एन एस्पिरेंट आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो NCERT से सभी क्वेश्चंस थे, 14+ क्वेश्चंस आपके NCERT से बाहर के थे। 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप NCERT से पढ़े हो फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन जो था वो प्रैक्टिकल से आया था, ठीक। तो यहाँ पे जो 14+ है इसको देख लेते हैं, इसको लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा जब मैंने एनालिसिस किया था, जो एंजाइम वाला एक क्वेश्चन था, आपको अगर याद हो तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 4-5 या 6 क्वेश्चंस हर साल देखने मिलेंगे, जो कि आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, जो भी बोल लो, वहाँ से आएंगे, NCERT से बाहर के आएंगे ही आएंगे, ठीक। लेकिन ROI देखना होगा ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कहाँ से पढ़े कि 100% ऐसा हो कि चलो कॉन्फिडेंट है, आया तो देखेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। वो होगा आपका जूलॉजी वाला पार्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो बर्ड्स वाला टॉपिक है कोतपाल वाली किताब में, वहाँ पे उसके स्कल से क्वेश्चन आया था, ठीक। अब यहाँ पे इस बार क्या हुआ था, जो फ्लाइंग मैमल वाला क्वेश्चन है, जो टॉर्जन का गैस्ट्रोपॉड वाला क्वेश्चन था, वो 2 हो गए, और एक बर्ड से ही क्वेश्चन था इस बार, और जो उसमें दिया था ना कि इनका कौन सा ओरिजिन है, डायरेक्ट मूवमेंट, इनडायरेक्ट मूवमेंट, ये तो 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन, ठीक। तो अगर आप चाहो तो इस बुक से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो, सिर्फ जो और सिस्टी सर्कस लार्वा, ये भी क्वेश्चन उसी से आया था, तो 4+ क्वेश्चन हो गए उस किताब से। तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में सेलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। PYQ को माइंड में रखोगे फिर आप नोट्स बना सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी मैंने आपसे बताया कि फोटोसिंथेसिस वाला जो क्वेश्चन आया था, उसका 4+ जो PDF मेरे पास है, 11 और 12 का, बॉटनी वाला और जूलॉजी वाला PDF आपको मिलेगा, 20-30 पेज का होगा। एक बार उसको रीड कर लेना, 2024 के जो एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक। और ये एनालिसिस, ये जो है एक सेकेंड, ये जो एनालिसिस है इसको बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक। जैसे कि जो इस बार पेपर देने जा रहे होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी को थोड़ा सा सबसे ज़्यादा पढ़ लेना, और इसमें जो क्वेश्चन आते थे मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके जो डिसऑर्डर से क्वेश्चंस थे उसका मैंने अलग से ही एक PDF दिया था, जो NCERT में नहीं दिया है, वो आप एक बार पढ़ लेना। और प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक, ये इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन आए थे। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी से क्वेश्चन है, और प्लांट किंगडम और सेल बायो से। तो एक सीक्वेंस में अगर आप चलोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आए थे, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसको देना रिविजन के टाइम पे। फिर उसके बाद आप ऑर्डरली चलोगे तो ऐसे ही देना है। और सबसे कम क्वेश्चन कहाँ से आए थे, ये है। प्लस अभी तक सभी के सभी PYQ 2011 से लेके 2023 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 2012 to 14 एक पेपर है, 13 to 14 एक पेपर है, यही 2 पेपर अभी तक बचे हुए हैं, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा, और जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे आप देख लेना, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके आप PDF डाउनलोड कर लेना। और आप में से किसी का नाम है ये सिमरन, तो मैं आपसे बता दूं कि मैं थोड़ा सा बिजी थी, प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है, तो इसीलिए रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि शादियों का माहौल है, तो इसलिए दिक्कत थी। और आगे ऐसे ही और कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व किया पेपर वगैरह, तो एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक।